तो फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पूरा सिलेबस देख लिया था फिजिक्स का, और आज हम लोग सिलेबस के आगे अब एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने सिलेबस में देखा था 6 टॉपिक देखा था। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले थे परिचय। परिचय छोटा सा टॉपिक है, बस हम लोग देखेंगे विज्ञान क्या होता है, विज्ञान को कितने भाग होते हैं, या फिजिक्स क्या होता है। फिर हम लोग दूसरा देखा था मापक राशियाँ या भौतिक राशियाँ, ये हम लोग का दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक था हम लोग का यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। चौथा टॉपिक था हम लोग का तरंग यानी कि वेव। और पांचवा टॉपिक था हम लोग का विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। और 6 टॉपिक था हम लोग का ऊष्मा यानी कि हीट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक परिचय से स्टार्ट करते हैं और यहीं से हम लोग फिर आगे अपना बढ़ाएंगे। तो देख लीजिए परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो परिचय में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे फिजिक्स जो है वो विज्ञान का ही भाग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान यानी कि साइंस किसको कहते हैं। तो साइंस का देखिए क्या सबसे अच्छा इसका उदाहरण होगा। साइंस जो है वो वास्तविक अनुभव यानी कि रियल जो आप लोग फील करते हैं कोई चीज़, वास्तविक अनुभव हो गया। फिर दूसरा हो गया प्रयोग, वास्तविक अनुभव और प्रयोग। ठीक है, 2 चीज़ करके फिर इससे जो हमारे जो अनुभव और जो प्रयोग हुआ उससे जो हम लोगों को कोई तथ्य मिला उसका विश्लेषण करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले वास्तविक अनुभव और प्रयोग के द्वारा प्राप्त तथ्य का विश्लेषण, तार्किक रूप से विश्लेषण इसका होना चाहिए। तार्किक रूप से अगर विश्लेषण उसका हो रहा है तो फिर जो भी हमें कुछ फैक्ट वगैरह मिला उसका सुव्यवस्थित ज्ञान यही होता है विज्ञान का ही हो गया। ठीक है, तो वास्तविक अनुभव और प्रयोग के द्वारा प्राप्त तथ्य के तार्किक विश्लेषण द्वारा विकसित, तार्किक विश्लेषण से जो विकसित हुआ सुव्यवस्थित ज्ञान, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ विज्ञान ही होगा, उसके लिए पहले तो वास्तविक अनुभव होना चाहिए, फिर उस पर प्रयोग होना चाहिए। जब अगर प्रयोग और अनुभव हो गया तो आपको कुछ तथ्य मिल जाएगा। अगर आपको कुछ अनुभव होता है तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ होता है। फिर जो आपको चीज़ पता चला वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो फिर उसके लिए उसका विश्लेषण होगा। तार्किक रूप से सब कुछ विश्लेषण करेंगे, और जो विश्लेषण के बाद जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपको ज्ञान मिलेगा, उसको फिर सुव्यवस्थित ढंग से करना हो। जैसे सुव्यवस्थित ढंग मतलब कि आपको टॉपिक वाइज, जैसे हमने देखा यहाँ पे इसको सुव्यवस्थित कर दिया, मापक राशि यांत्रिकी फिजिक्स को हमने व्यवस्थित रूप से लिख दिया। तो यही सुव्यवस्थित होना चाहिए, और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान। कोई भी चीज़ जो भी सुव्यवस्थित है और जिस पे विश्लेषण और तर्क के आधार पर जिस पे विश्लेषण हो गया वो सभी विज्ञान है। तो सबसे पहला हो गया प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा हो जाता है औपचारिक विज्ञान, और तीसरा हो गया सामाजिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं सोशल साइंस। ठीक है, तो प्राकृतिक विज्ञान में 3 चीज़ आते हैं। प्राकृतिक विज्ञान 3 है, फिजिक्स। प्राकृतिक मतलब जो भी नेचर में जो भी चीज़ हो रहा है वो प्राकृतिक चीज़ है। इसमें कोई चीज़ आपको बनाना नहीं है, ये पहले से ही विकसित है। बस उसको हम लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से उसको तार्किक विश्लेषण करके और उसको समझना है। दूसरा हो गया केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, और तीसरा बायोलॉजी। सब नेचुरल है। ठीक है, औपचारिक में हम लोग 2 चीज़ ले लेते हैं, एक मैथ और दूसरा हम लोग रीजनिंग को ले लेते हैं, रीजनिंग या लॉजिक जो भी हो। ठीक है, मैथ लॉजिक ये सब औपचारिक विज्ञान है, ये भी सुव्यवस्थित ही होता है। और तीसरा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, या और भी अदर जो भी होंगे, ये सब हो गया। जिसमें हम लोग देखिए सामाजिक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, मानव का व्यवहार कैसे काम करता है, या फिर समाज कैसे चल रहा है। समाज को जानने के लिए हम लोगों को पॉलिटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सब सामाजिक विज्ञान का पार्ट हो गया। तो विज्ञान को हम लोग इतने पार्ट में बांटते हैं। तो हम लोगों को इसमें से पढ़ना है फिजिक्स। तो फिजिक्स प्राकृतिक विज्ञान का भाग है, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे।
तो बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स जो है वो ग्रीक शब्द है, और जो ग्रीक शब्द है इसका जो अर्थ होता है ग्रीक शब्द में प्रकृति। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर पढ़ते हैं फिजिक्स में कि जो भी प्रकृति के जो भी मूलभूत नियम है, प्रकृति के मूलभूत नियम जो भी हैं उसको हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। तो जितने सारे सब नियम हैं यांत्रिकी में हम लोग देखेंगे एक से एक बढ़ के एक नियम, सारे नियम बस हम लोग अगर तरंग में भी देखें तो हमने बताया था हम इसमें ध्वनि और प्रकाश पढ़ेंगे, तो प्रकाश के जो भी नियम है, प्रकाश तो प्रकृति का, ध्वनि प्रकृति का, इसके जो भी नियम है तो सब फिजिक्स में हम लोग यहीं देखते हैं। जो भी प्रकृति के जो भी नियम होते हैं सब फिजिक्स में होते हैं। और ये ग्रीक शब्द है, ज़्यादातर सब ग्रीक और लैटिन ही आप लोग सुनेंगे, क्योंकि यहीं सबसे पुरानी सभ्यता थी और यहीं से ज़्यादातर विकास हुआ है। ग्रीक यूरोप का ही एक देश है, वहीं पे है ग्रीक। तो यूरोप लोग ही बाद में फिर फिजिक्स को विकसित किए थे। अगर इसको हम लोग हिंदी में बात करें तो इसका भौतिकी होता है, अगर भौतिकी होगा फिर वो तो फिर भारतीय भाषा हो जाएगी। तो ये हो गया इसका परिचय में इतना है बस। और इसके बाद हम लोग मापक राशियाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग इसको डिटेल करते हैं। तो इससे पहले इसको मिटा लेते हैं और फिर से राशि में हमने बताया था कि हम लोग इसको 4 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई मात्रक क्या होता है, और हम लोग इसी में बीमा देख लेंगे। राशियाँ के जो प्रकार है ये भी देख लेंगे यहीं पे प्रकार। और जब मात्रक कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एसआई मात्रक, जिससे कि सवाल आते हैं। एसआई मात्रक के साथ और अन्य मात्रक भी देख लेंगे, अलग अलग प्रकार के मात्रक। फिर एसआई मात्रक हो गया, इसके बाद हम लोग देख लेंगे 10 की घात। कल हमने ये सब सारा सिलेबस में लिखा हुआ है, आप लोग आज से लिख लीजिए और ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। और 10 की घात बाद हम लोग देख लेंगे मापन यंत्र। तो हम लोग को इतना पढ़ना है, फिर उसके बाद ये भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसको हम लोग अगले टॉपिक में चले जाएंगे। ये भी टॉपिक छोटा है, बहुत छोटा टॉपिक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक होगा। तो इसको मिटा के फिर से हम लोग मात्रक को पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या हैं। यही जो मापक राशियाँ हैं ये भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि राशि की ज़रूरत क्यों है हम लोग को। क्योंकि भौतिक राशि की हम लोग को ज़रूरत क्यों है, देखिए अगर कोई भी वस्तु है तो अगर हम लोग को उसके बारे में जानना है, अगर उसकी व्याख्या करना है, अगर उसकी हम लोग की स्थिति पता करनी हो या फिर उसकी मात्रा पता करनी हो, उसकी दूरी, स्थिति यानी दूरी वही हो गया, और उसकी अगर व्याख्या करना हो तो किसी भी तो फॉर्म में हम लोग व्याख्या करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु कितनी दूर है तो उसको हम लोग दूरी के आधार पर व्याख्या करेंगे। तो इसीलिए हम लोग को भौतिक राशियों की ज़रूरत होती है। इसको 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक होता है सदिश राशि, और इससे क्वेश्चन आते हैं, सदिश राशि, और दूसरा होता है अदिश राशि। दोनों में एक सिंपल सा अंतर है और हम लोग एग्जाम्पल से इस अंतर को समझ लेंगे। सबसे पहले ये है सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, इंग्लिश लिख लीजिए। और सदिश राशि का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो वस्तु है, अगर हम लोगों को अगर उसको बारे में अगर बताना हो तो ऐसी राशि का परिमाण व दिशा दोनों पता होता है। लेकिन जो अदिश राशियाँ हैं इनका केवल, इनको व्याख्या करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, इनमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर कहें तो इसमें जो होता है वो जोड़ के त्रिभुज का नियम ये पालन करते हैं। त्रिभुज के नियम का पालन करते हैं सदिश राशियाँ, ये नहीं करते हैं। ठीक है, इनको आराम से बीजगणितीय विधि से भी इसको कर दिया जाता है। जैसे हम लोग देखिए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और एग्जाम्पल आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसमें बात करें तो त्वरण, भार, ये सब हो गया। इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चाल, दूरी और बाहर का द्रव्यमान। ठीक है, और जो भी होगा आयतन, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये सब आयतन, कार्य, ये सब आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए। इस पे सवाल आते हैं। हम लोग
आगे जब क्लास करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में, तो वहाँ भी हम लोग देख लेंगे सदिश है क्या दिश है। देखिए इसमें अंतर क्या है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें हम लोग ले लेते हैं एक ये विस्थापन और दूरी को समझ लेते हैं, इससे हम लोग इसको अंतर समझ लेंगे अच्छे से। ये आप लोग अंतर याद कर लीजिए कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसमें परिमाण नहीं होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट की और ये गया यहाँ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है, और स्टार्ट हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर इसकी बात करें दूरी की, तो दूरी इसका ये होगा, ये जितना दूर चला हुआ, जैसे ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो ये जितना दूर चला हुआ है इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बात करें अगर विस्थापन की, तो विस्थापन मतलब होता है जो नियरेस्ट दूरी होता है। तो इसका नियरेस्ट दूरी क्या होगा, ये वाला होगा। तो हम लोग ये एंगल निकालेंगे और ये विस्थापन हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको दिशा की ज़रूरत पड़ रही है कि वो जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं वहाँ से वो कितनी दिशा में है, लेकिन इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है। वो जैसे जैसे गया बस हम लोग उसकी दूरी निकालते चले गए। तो ये जैसे बात करें भार की, तो भार का क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें मास की भी ज़रूरत है और ग्रेविटी की भी ज़रूरत है। हमें पता है कि वो किस दिशा में ग्रेविटी लग रहा है और किधर उसका भार है, लेकिन द्रव्यमान तो मास है, किधर भी हो सकता है मास, ये कहीं बदलता नहीं है। अगर आप चांद पे भी जाएँ तो उतना ही मास रहेगा, लेकिन भार बदल जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन आता है, इसको भी समझेगा हम लोग। तो ये हो गया सदिश और अदिश राशि। इसको और 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक इसका होता है मूल राशियाँ, ठीक है, ये 2 प्रकार हो गए एक, और ये 2 प्रकार हो गए। और एक होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूल राशि किसको बोलते हैं, मूल राशि यानी कि ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, उनको मतलब किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम अगर बात करें इसमें, तो दूरी की जो राशि हो गई, ठीक है, समय या फिर द्रव्यमान का भी, तो ये सब जो है वो मूल राशियाँ हैं। दूरी का राशि क्या हो गया, इसको हम लोग लेंथ में मापते हैं, लेंथ यानी मीटर में, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले इसको हम लोग, जैसे इसमें भी एक CGS पद्धति आती है, एक FPS पद्धति आती है, एक MKS पद्धति आती है। तो ये MKS पद्धति वाला ही SI मात्रक है। आगे भी इसके थोड़ा देर बाद देखते हैं। तो जो ये मूल राशि हैं ये हैं 7 मान लेते हैं, क्योंकि SI मात्रक 7 होते हैं, तो 7 ये भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशि से मिलके बनती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल का क्या होगा, लंबाई, लेंथ इंटू विड्थ, हिंदी में तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, दूरी ही होगा, मीटर ही होगा, और चौड़ाई का भी दूरी होगा, ठीक है। तो 2 दूरी वाले मात्रक से मिलकर ये बना हुआ है, इसको m² लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। जो 2 राशियों से मिलकर बनेगा वो व्युत्पन्न राशि होगा। मूल राशि वही हो गया जो कि सिंगल से बनेगा, ठीक है। ये 7 होते हैं। इसमें कोई ज्योति तीव्रता होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तापमान का केल्विन, तो ये सब इसमें हो जाएगा। आगे और अच्छे से देखेंगे। तो ये हो गया राशि के 2 प्रकार। और फिर हम लोग अब देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग मात्रक और बीमा देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसको समझ लेते हैं। बीमा में ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो देखते हैं बीमा क्या होता है, और मात्रक देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। देखिए मात्रक और बीमा देख लेते हैं। मात्रक एवं बीमा। तो मात्रक में क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर मापना है तो उसके लिए कोई मात्रक ज़रूरी है। जैसे हमने अभी बताया था कि जो दूरी का जो मात्रक होगा वो हो गया लेंथ, ठीक है। इसको लंबाई लिख देते हैं, दूरी का मात्रक लंबाई। और जो इसकी बीमा होती है, बीमा, इसको हम लोग L लिखते हैं। L से लेंथ, लेंथ तो हो गया, ठीक है। समय का बात करें तो समय का हो जाएगा टाइम, इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, ठीक है, टाइम। और इसका बीमा हो जाएगा T, ठीक। तीसरा जो मात्रक हो गया वो हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मास, और मास का मात्रक हो जाएगा M, ठीक है। 3 हो गया। और बात करें ताप का, तापमान का, तो तापमान में हम लोग तो सेल्सियस पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ पे हम लोग केल्विन में इसको मापते हैं, ठीक है। केल्विन ही अब मान्य मात्रक है। पहले सेल्सियस होता था, जो CGS पद्धति है उसमें सेल्सियस, तो
केल्विन का हो गया के, ठीक है। और होता है जैसे विद्युत धारा, तो इसका हो गया एम्पियर, एम्पियर तो ए। इसको SI मात्रक में देखते हैं, और 3 होते हैं। अभी हम लोग को बस लंबाई, समय और द्रव्यमान, बस 3 का जरूरत पड़ेगा, और इस पर हम लोग सब मात्रक बना लेंगे, ठीक है। तो मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मूल मात्रक हो गया, हमने भी बताया, जो मूल राशि है वही मूल मात्रक है, ठीक है, ये वाले हो गए मूल मात्रक। और दूसरा क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक यानी डेरिवेटिव होते हैं। ये भी क्या होंगे, जैसे जैसे व्युत्पन्न राशि हमने देखा वैसे ही ये भी होंगे, ये भी उनसे मिलके बनेंगे, मूल मात्रक से ही मिलके बनेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखे थे, क्षेत्रफल। तो हम लोग इसी को देख लेते हैं, और इसके देखें हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल, फिर इसका जो हम लोग देखेंगे इसका जो भी फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला के बाद हम लोग इसका विमा देख लेंगे, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, अभी हमने बताया लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और जैसे लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, मीटर में हम लोग लंबाई को मापते हैं, समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, ठीक है। तो अगर मीटर में मापते हैं तो इसका m हो जाएगा, ठीक है, और इसका s होगा। मतलब ये तो इसका ये पहचानने का तरीका हो गया, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे यही, इसका बीमा LT ही होगा, लेकिन इसको पहचानने का तरीका, जैसे मीटर है तो m, सेकंड है तो s, ठीक है। द्रव्यमान को तो m ही होगा। देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोग इसको किस चीज़ में मापेंगे, मीटर में, लंबाई और चौड़ाई दोनों तो एक ही चीज़ हो गया, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि m इंटू m स्क्वायर। और बात करें इसका जो लंबाई और चौड़ाई का जो विमा है वो L है, तो इसका ये हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा है। अब देख लीजिए तीसरा, आयतन, इसका फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये क्या होगा, इसमें ऊंचाई का भी मीटर ही होगा, क्योंकि ये भी तो दूरी ही बता रहा है। जैसे देखिए ये हो जाएगा, ये लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, और हम लोग इसको बॉक्स के जैसा बना लेते हैं। तो फिर ये ऊंचा है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई। तो इसमें क्या है, इसमें 3 मीटर हैं, m m m, तो ये क्या हो जाएगा m3, तो इसका हो जाएगा बीमा L3, ठीक है। एक देख लेते हैं घनत्व, घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान का हमने क्या बताया है, m ही होगा इसका मात्रक, ठीक है। और आयतन का हो जाएगा बटा में L, और इसका क्या है 3। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, अगर नीचे अगर L के देखिए, अगर बटा में अगर कोई हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऊपर ला के और उसमें माइनस का चिन्ह दे देते हैं। जैसे ml है तो इसको हम लगे ml-3, ठीक है। कोई भी अगर बटा में हो तो उसको माइनस, अगर -3 कहीं लिखा हो या -2 को भी लगा, अगर माइनस लगा हो पावर में तो उसका मतलब कि वो नीचे है, ठीक है, वो बटा में है। बात करें वेग का, तो वेग का देख लीजिए विस्थापन बटा में समय, ठीक है। तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन यानी कि दूरी ही हो गई। तो हम लोग दूरी को किस में मापेंगे, फिर से लेंथ में मापेंगे, ठीक है, लेंथ। और समय का तो t हो गया, तो ये हो गया इसका मात्रक L/T। तो L/T अगर नीचे है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे LT-1, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लिखते जाएंगे। एक और हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक चालू कर देंगे। एक होता है त्वरण। आप लोग ऐसे ही कोई भी बड़ा सा भी अगर फार्मूला है तो उसको आप लोग वैसे ही तोड़ दीजिएगा, ठीक है। त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अभी देखेंगे त्वरण का फार्मूला। अभी हम लोग जब चाल वेग और त्वरण देखेंगे, जब हम लोग यांत्रिकी पढ़ेंगे उसमें हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहला ही हम लोगों को पढ़ना है चाल वेग त्वरण। तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज देखेंगे, इसका फार्मूला देख लेंगे। जैसे त्वरण का फार्मूला होता है v = u + at। तो यहाँ से हम लोग a का मान निकाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा a का मान हो जाएगा v - u = t। तो
तो ऐसे हम लोग ये एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है वहीं पे देख लेंगे। जैसे आप लोग अगर किसी गाड़ी में अगर चला रहे हैं तो धीरे धीरे फिर उसकी गति जो बढ़ते रहती है, तो जो गति बढ़ती है जिस दर से, उसी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर बात करें कोई चीज़ अगर ऊपर से गिर रही है तो जो ग्रेविटी होता है वहीं एक्सीलरेशन का काम करता है, वहाँ पे इसको देख लेंगे। तो ये होता है वेग में परिवर्तन v माइनस u यानी कि वेग में परिवर्तन बटा में t यानी कि समय। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, वेग में परिवर्तन यानी कि मीटर हो गया, तो मीटर का l और समय। ठीक है, तो वेग में जो परिवर्तन है, तो वेग का क्या होता है, वेग का होता है l/t। ठीक है, देखिए वेग का हमने लिखा है ना, वेग का l/t और बटा में फिर से समय है, तो l/t इंटू टी। ठीक है, हो जाएगा l/t स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, l/t-2। ठीक है, ऐसे ही सबका कर लेंगे। एक और लिख देते हैं, एक और फार्मूला देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिए, संवेग, इसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को पी से करते हैं, P = m+v। संवेग आगे देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जब न्यूटन गति का नियम पढ़ेंगे और तीसरा जब नियम हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग को संवेग पढ़ना है। संवेग संरक्षण वहीं पे नियम है। इसमें क्या होता है कि जब एक कोई द्रव्यमान वाली वस्तु होती है और उसको अगर किसी वेग के साथ फेंका जाए या किसी चीज़ से टकराती है तो उस पर क्या असर पड़ता है, वही संवेग में देखा जाता है। तो इसको भी देखेंगे। तो इसका हो गया संवेग का m/v यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। तो देखिए द्रव्यमान का क्या होगा m, वेग का क्या होगा, वेग का हमने यहीं पे लिखा है m/l/t। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, m/l/t-1। सिंपल सा फार्मूला है। बात करें बल, आप लोग अब कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसका कुछ खुद से कीजिएगा। जैसे बल, फोर्स का क्या होगा फार्मूला, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका आप लोग निकाल लीजिए, त्वरण यहाँ पे है, मास का m है, तो क्या होगा आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है, बात करें कार्य का, तो इसका फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल का क्या होगा, उसके बाद विस्थापन का क्या होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। कार्य क्या होता है, कार्य में क्या होता है कि अगर कोई बल लगा होगा और उसमें जब तक से विस्थापन नहीं होगा उसको कार्य नहीं बोलते। अगर हम इस दीवार पे कितना भी धक्का दिया और ये दीवार नहीं हट रहा है तो हमने इस पर कोई कार्य नहीं किया, वो कार्य नहीं जोड़ा जाएगा, तो इसमें उसी को भी कार्य बोलते हैं। तो इसका आप लोग बना लीजिए। हमने इसका लिख दिया, जैसे बल का हम एक बार और लिख देते हैं। इसका हम लोग देख लेते हैं, जैसे मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का तो हो गया m और एक्सीलरेशन त्वरण का हमने क्या लिखा है l/t-2। तो ये हो गया बल का। और इसमें देख लीजिए बल का m/l/t-2। ठीक है, और विस्थापन का कितना है, दूरी यानी कि l। तो इसमें क्या होगा m/l/t-2। तो ऐसे करके निकालना है। 2-3 हम लिख देते हैं, अब इसको आप लोग खुद कीजिएगा। शक्ति, शक्ति का होता है कार्य और बटा में समय। किसी कार्य को कितना समय में किया जा रहा है वही शक्ति बोला जाता है। तो इसको आप लोग कर लीजिए, कार्य हमने लिख दिया, समय का टाइम होता है, और इससे आप लोग कटा के फिर निकाल लीजिएगा। और एक लिख देते हैं दाब। दाब का होगा जो बल लगा और वो कितना क्षेत्रफल पर बल लगा है। तो ये हो गया दाब का। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई, आयतन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सब जितना हमने लिखा है ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। तो ये हो गया हम लोग का मात्रक एवं बीमा। और इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं एसआई मात्रक। देखिए हमने क्या लिखा था, 4 टॉपिक हमने उसमें लिखा था भौतिक राशियाँ में। सबसे हमने पहला टॉपिक यहीं लिखा था मात्रक और बीमा। तो हम लोगों ने कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। ये हो गया मात्रक और बीमा हमारा। अब हम लोग करेंगे दूसरा टॉपिक एसआई मात्रक। तो चलिए इसको करते हैं, इसको फिर से मिटाते हैं। एसआई मात्रक, चलिए लिखते हैं एसआई मात्रक क्या क्या है, क्यों है एसआई मात्रक। बात करें इसका फुल फॉर्म तो हो जाएगा, इसका होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय जो है वो यूनिट यानी कि जो मात्रक होते हैं, मात्रक का जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसी को एसआई मात्रक कहते हैं। यानी कि ये पूरी दुनिया में माना जाता है।
तो इससे इसलिए क्योंकि पहले जो था वो, इससे पहले जब ये SI मात्रक नहीं था उस समय 2 मात्रक चलते थे, एक था CGS मात्रक और दूसरा था FPS मात्रक। ठीक है, जो CGS मात्रक था ये फ्रांस का मात्रक है और ये है UK का मात्रक, यूनाइटेड किंगडम का। पहले आप लोग अगर थोड़ा भी हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बात करें अगर 19th सेंचुरी की या जो 18th सेंचुरी जब लास्ट था तो उस समय 2 ही देश ज़्यादा विकसित थे या पूरी दुनिया में उनका वो फैले हुए थे, तो एक फ्रांस था और एक यूनाइटेड किंगडम था। भारत पे भी अंग्रेज़ों का ही राज था। तो इन्होंने मापने के लिए 3 मतलब बनाया था। पहला था एक दूरी के लिए, ठीक है, एक द्रव्यमान के लिए और तीसरा समय के लिए। तो दूरी के लिए फ्रांस वाले क्या यूज करते थे, सी यानी सेंटीमीटर का, जी यानी कि ग्राम का द्रव्यमान के लिए और समय के लिए सेकंड का। बात करें FPS में, और ये जो इंग्लैंड वाले थे ये क्या करते थे, फुट का प्रयोग करते थे। आप लोगों ने फुट और इंच देखा होगा। जो लंबाई आज भी नापा जाता है लोगों का तो फुट में ही नापा जाता है, 5 फुट 6 फुट। और बात करें द्रव्यमान के लिए लोग पाउंड का यूज करते थे। अगर आप लोगों ने कभी केक ऑर्डर किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा 1 पाउंड 2 पाउंड। इसको हम लोग देखेंगे पाउंड और जो ग्राम है इसमें क्या होता है, 452 ग्राम जो भी होता है। अभी हम लोग जब देखेंगे द्रव्यमान मात्रक तो उसमें जितने प्रकार के होते हैं, मीटर क्या होता है, मीटर और पाउंड जो भी होते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे सेंटीमीटर, फुट, इंच जो भी है, इस सब में क्या रिलेशन है अभी इसके बाद ही देखेंगे। तो ये हो गया। और समय के लिए भी सेकंड का यूज करते थे। फिर जब दोनों में अलग अलग था तो बाद में क्या किया गया कि इंटरनेशनल पद्धति यूज किया गया और उसको बोला गया MKS पद्धति। ठीक है, ये इंटरनेशनल था, अंतर्राष्ट्रीय था, इंटरनेशनल। इसमें क्या था, तो दूरी के लिए इसमें M यानी मीटर का प्रयोग किया गया। द्रव्यमान के लिए इसमें ग्राम था, इसमें पाउंड था, तो इन लोगों ने KG का यूज किया। और समय के लिए तीनों ने सेकंड का यूज किया। तो ये तो चलते आ रहा था बहुत समय से, लेकिन क्या हुआ कि जब बाद में जब थोड़ा बहुत और जब विज्ञान जब विकसित होने लगा तो लोगों को लगा कि और नए नए मात्रक की ज़रूरत है। तो 1960 में 1960 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ इसी के लिए, और 3 और नए मात्रक बने। तो अब जाके उस समय SI मात्रक 6 बन गए। तो जो 3 जो नए नए मात्रक थे उसमें पहला जो मात्रक बना तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो पहला जो मात्रक बना, ये 3 तो पहले से ही था। ठीक है, हम लोग इसको मिटा के और यहीं पे लिखते हैं तीनों को अलग अलग। फिर हम लोग को 6 को समझ, इसको मिटा देते हैं और फिर 6 को समझने में हम लोग को आसान रहेगा, इसलिए एक साथ ही लिख लेते हैं। तो देखिए 3 तो पहले से ही था। पहला था दूरी, ठीक है, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, इस समय फिर चौथा आया विद्युत धारा। विद्युत धारा उस समय ज़्यादा प्रचलित हो गया था। फिर 5वां उस समय बना तापमान और 6ठा बना ज्योति तीव्रता। 6 बना। फिर क्या हुआ कि 1971 में फिर से हुआ सम्मेलन और एक नया मात्रक जुड़ गया, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को किस रूप में मापा जाए। तो अब जाके अब जो वर्तमान में है, वर्तमान में SI मात्रक कितने हैं, 7 जो है वो मात्रक है और 2 इसके पूरक मात्रक भी होते हैं, एक को रेडियन और एक को स्टेरेडियन बोलता है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो ये हो गया इसका, ठीक है, ये 7 हो गया मात्रक। अब देखिए ये मात्रक का बीमा क्या होता है और इसमें इसको मतलब जैसे जो दूरी हो गया इसको हम लोग किस रूप में इसको निरूपित करते हैं ये देख लेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग इसको देख लेंगे कि इसको कहाँ से लिया गया है। ठीक है, मतलब जैसे दूरी है तो दूरी का माप अगर 1 किलोमीटर है, आप लोग देखेंगे कहीं भी आप लोग जाएंगे तो 1 किलोमीटर बराबर ही रहता है, कहीं भी आप लोग जाएँ तो 1 किलोमीटर इतना ही दूर क्यों लिया गया। कोई मीटर है जो 1 मीटर अगर कोई दूरी है तो इतना ही दूर क्यों है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो आप कहीं भी किसी दुनिया में जाए तो इतना ही 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये कहाँ से लिया गया है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो लंबाई का या दूरी का जो मात्रक है इसको लंबाई ही कहते हैं। तो इसका मात्रक हमने अभी देखा था मीटर। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक हम लोग देख लिया KG हो गया था। MKS पद्धति वाला देख लेंगे। ठीक है, MKS पद्धति का ये विस्तार है। समय का मात्रक टाइम हो गया, टाइम यानी कि सेकंड, समय का टाइम। विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है,
तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और बात करें पदार्थ की मात्रा का तो मोल। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मीटर को m, किलोग्राम को kg, सेकंड को s, ठीक है, एम्पियर को a, केल्विन को k, और कैंडेला को cd, और मोल को mol। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। बात करें कि ये सब कहाँ से, मतलब इसको कैसे लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट, इतना सबको याद रहता है, लेकिन अगर इसके बाद बात करें तो इसके बाद लोगों को याद नहीं रहता है, तो हम लोग आज इसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जो इसको लिया गया है दूरी को, वो लिया गया स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट से दूरी को मापा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, आप लोगों ने याद किया, नहीं याद किया हम लिख देते हैं, 3 लाख प्रति किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे लिखते हैं 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट। और इसी स्पीड ऑफ लाइट से ही मीटर को किया गया है। जैसे माना जाता था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, वो कहीं बदलता नहीं है, लेकिन ये भी एक गलत ही अवधारणा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्रेविटेशन के चलते बदलते रहता है, बेंड करता है, जो भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है। ग्रेविटेशन देखेंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत अगर पढ़ना होगा तो हम लोग इसको देख लेंगे, नहीं तो ये मॉडर्न फिजिक्स का है, उसमें भी हम लोग देख लेंगे इसको। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। आप लोग इतना ही कीजिएगा, यहीं आप लोग याद कीजिएगा, और अगर पूछे तो यहीं आप लिख दीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है हमेशा, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट ले लिया गया। द्रव्यमान के लिए देखिए क्या किया गया, द्रव्यमान लिया गया है प्लैंक कांस्टेंट, लेकिन ये हमेशा प्लैंक कांस्टेंट नहीं था। ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी नया बदला है। द्रव्यमान का जो प्लैंक कांस्टेंट था वो 2019 में बदला है। 2019 में फिर सम्मेलन हुआ, हर साल सम्मेलन होता है। 2019 में जब सम्मेलन हुआ तो पहले क्या था कि फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस मुख्यालय। वहाँ पे एक किलो का प्लेटिनम का सिलेंडर रखा गया था, और जो 1 kg का जो प्लेटिनम का जो सिलेंडर था, उसी के आधार पे जितना भी किलो का जो भी मात्रा को किलो या जो भी ग्राम या फिर इससे भी अगर छोटा जाए तो नैनोमीटर, जितना भी छोटा से छोटा हो सकता है, सभी इसी पे यहीं 1 kg जो सिलेंडर रखा गया था। एक ऐसा आकार का एक सिलेंडर था उसमें वहाँ पे, और इसी पे सारा पहले मापा जाता था, और उसको एक पैक करके शीशा में रखा गया। अभी आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो वो दिखेगा, तो उसी पे सारा होता था। लेकिन बाद में जब देखा गया कि भाई ये तो एक सिलेंडर है, प्लेटिनम का है, तो इस पर जंग लग सकता है या धूल लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी अगर उसका भार बदला तो फिर पूरा का पूरा फिजिक्स ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ पे इसको बदल के प्लैंक कांस्टेंट मान लिया गया, और प्लैंक कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसीलिए इसको रख लिया। हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का मान लिख लेते हैं। इसका मान होता है 6.026 × 10⁻34। ये है प्लैंक कांस्टेंट का मान, ठीक है। 3 हो गया। बात करें इसका, तो ये होता है सेकंड का कैल्शियम 133 एटम का रेडिएशन होता है। ये तो रेडिएशन से जितना सेकंड में 1 सेकंड में रेडिएशन होता है तो वही होता है। विद्युत धारा, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन चार्ज के अनुसार विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं। जो विद्युत जो बनता है वो भी इलेक्ट्रॉन के ही बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन जितना बाहर रहता है उसी में विद्युत बनता है। बात करें जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, ज़्यादातर ठोस से ही प्रवाहित होती है। हम लोग केमिस्ट्री वाले क्लास में देखे थे, और ठोस में हमने बताया था कि ठोस का जो वैलेंसी होता है वो 1 2 3 होता है, यानी बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा वो विद्युत धारा तो चलेगा, तो इसीलिए होता है। तापमान को हम लोग वोल्टेजमान कांस्टेंट के आधार पर मापते हैं। बात करें ज्योति तीव्रता कैंडेला की, तो जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाइट वाले में हम लोग देख लेंगे। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के आधार पर, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के आधार पर करते हैं। और पदार्थ की मात्रा हम लोग करते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या के आधार पर हम लोग पदार्थ की मात्रा करते हैं। एवोगाड्रो संख्या क्या है, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री क्लास देखा तो वहाँ भी हम लोगों ने एवोगाड्रो संख्या को बताया था। ये होता है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। ये होता है। अगर बात करें इसको, अगर ऐसे भी लिखें एवोगाड्रो संख्या को, हम लोग वहाँ देखा थे कि
जो C12 एटम होता है उसके 0.012 ग्राम का जो भार होता है वही एवोगाड्रो संख्या होता है, यही 6.0243 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा हो गया एसआई मात्रक। एसआई मात्रक में हमको इतना ही जानना था। हम सबसे पहले देखा था कि ये जो 3 मात्रक हैं ये पुराने थे, फिर 1960 में ये 3 मात्रक आ गए, 6 मात्रक हो गए 1960 में, और 1971 में ये 7वां मात्रक आ गया। तो अब एसआई मात्रक कितने हैं? 1907 मात्रक है 1971 से, ठीक है। और जो भी इनका ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये हम लोगों ने देख लिया, और ये जो इनका जैसे इनको निकाला जाता है तो ये हो गया, ठीक है। और फ्रांस में ही इसका मुख्यालय है, फ्रांस के पेरिस में, वहीं पे रखा हुआ है। और ये जो हुआ था ये वाला भी आप लोग देखिए 2019 में 26 मार्च 2019 डेट है, 19 कापी है। तो यहाँ पे जो पहले जो प्लेटिनम का जो सिलेंडर था उसके जगह पे प्लैंक कांस्टेंट ले लिया गया है। तो ये एसआई मात्रा के बारे में हो गया। इसको मिटाते हैं और फिर हम लोगों ने जो टॉपिक में लिखा था, तो हम लोग का दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक मापक राशि हो गया, दूसरा एसआई मात्रक हो गया, और तीसरा हम लोग का जो टॉपिक बचा हुआ है 10 की घात। तो हम लोग इसको भी ऐसे ही मैप बना के और उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं फिर। हाँ, एसआई मात्रक में हमने 7 देखा था और हमने एक पूरक मात्रक में लिखा था। तो पूरक मात्रक 2 होते हैं एसआई मात्रक में, लिख लीजिएगा पूरक मात्रक। एक होता है रेडियन जो कि समतल कोण पर बनता है, ठीक है। इतना ही बस आप लोग याद करिए। एक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये बनता है जो गोला होता है उसके घन कोण पर। तो ये हो गया। बस यही पूरक मात्रक पूछेगा कितना है, तो 2 है रेडियन स्टेडियन। रेडियन जो होता है वो समतल कोण पर होता है, ये होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 10 की घात को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ये सब जो पुराना वाला है आप लोग उतार लीजिए और फिर इसको देखते हैं हम लोग। तो 10 की घात देखते हैं। 10 की घात इसका अर्थ है कि 10 पे जो पावर लगा रहता है वो कैसे काम करता है। तो हम लोग इसको 2 बनाते हैं, एक जो निगेटिव में हम लोग करेंगे, एक पॉजिटिव में करेंगे। देखिए हमने बताया था कि जो एसआई मात्रक है लंबाई का वो है मीटर। तो हम लोग मीटर को बीच में मान लेते हैं और फिर मीटर के जो निगेटिव जाएगा उसको रखते हैं, पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, इसको हम लोग निगेटिव के लिए बना लेते हैं, ठीक है। और एक लाइन इधर बना लेते हैं पॉजिटिव के लिए। तो इसको देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे 10⁻⁻1, और ये मीटर में होगा, ठीक है। 10⁻⁻1 इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻1 मीटर का 1/10 मीटर, ठीक है। दूसरा होगा 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ 3 के बाद फिर अब 6 आने लगता है, 3 बाद 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15 और 10⁻⁻18 तक होता है मीटर। और 10⁻⁻18 होगा तो इसका मतलब 1 और 10⁻18 हमने बताया था माइनस मतलब नीचे हो जाता है, और 18 0 हो जाएगा इसमें, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा ये। फिर तो ये नैनोमीटर कहलाता है। इसी तरह हम लोग पॉजिटिव में भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻1 यानी कि 10 हो जाएगा, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 3 के बाद 6 यहाँ पे भी, 10⁻9, 12, 15 और 18। बात करें 10⁻10 यानी कि इसमें 2 बार 10, 10 × 10 यानी कि 100, ठीक है। 10⁻3 यानी कि 10 × 10 × 10 यानी कि 1 पे 3 0, तो 1000। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 1 6 है तो 1 पे 6 0। तो ऐसे करके हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तब हम लोग इसका समझ लेते हैं कि इसको बोला क्या जाता है। तो मीटर तो बीच में होगा, तो जो 10⁻⁻1 इसको बोलते हैं डेसीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। नहीं, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। डेसी, सेंटी और मिलीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/100 मीटर। और अगर सेंटीमीटर को अगर हम लोग को मीटर में बदलना होगा तो देखिए कैसे बदले। मीटर अगर इक्वल टू पूछें, आपने थोड़ा सा सिंपल मैथ देखा होगा, तो देखिए ये क्या होगा, सेंटीमीटर बराबर 1 × 100 मीटर, ठीक है। तो अगर पूछे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर
100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही करना है, अगर 10⁶ है तो वो उधर चला जाएगा, ऐसे ही करना, ठीक है। ये हो गया मिलीमीटर, अगर मिलीमीटर बताइए तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, क्योंकि ये -3 है। तो मिली, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर के बाद हम लोग करते हैं फेम्टोमीटर, और उसके बाद होता है एटोमीटर, ठीक है। ये 18 मीटर हो गया। ये नैनोमीटर वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं, ठीक है। और अब इसको लिख लेते हैं, ये नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, इसको बोलते हैं डेकामीटर 10⁻⁴। इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब किलो को हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर। टेरामीटर के बाद हम लोग जाएंगे तो पेटामीटर, और फिर पेटामीटर के बाद हम लोग हेक्सामीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। बात करें तो एक और मात्रक यहीं पे होता है 10⁻⁻10, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रम। और अगर हम लोगों ने केमिस्ट्री वाले में क्लास में देखा, जब परमाणु संरचना पढ़ा था, उसमें कि जो परमाणु का जो केंद्रक होता है उसकी त्रिज्या हो यहीं होती है 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रम हो गया। और एक जो ये फेम्टो है, इसी को बोलते हैं फर्मी मीटर, फर्मी भी बोलते हैं। फर्मी हमने बताया था कि जो फर्मी जो होता है वो होता है नाभिक का जो होता है वो त्रिज्या फर्मी होता है, और पूरे एटम का जो त्रिज्या होता है वो एंगस्ट्रम मापा जाता है। तो ये होगा, इसमें हम लोग को इतना ही पढ़ना है। तो ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए, डेसी, सेंटी, मिली, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, फिर माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन ऐसे ही सीधा रहेगा कि 10⁻−18 मीटर को क्या कहते हैं, तो आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, एटोमीटर बोलते हैं। ऐसे आप लोग याद करें। अगर 10⁻15 का पूछे क्या कहते हैं, अगर बात करें, अगर पूछे कि कैसे इसको निकालते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे ये अगर प्लस है और माइनस है, माइनस का हमने बताया था कि अगर किसी भी चीज़ में अगर माइनस पावर में है, -3 है, तो इसका सिंपल सा अर्थ होगा कि 1/10⁻3, यानी कि अगर 10⁻3 है तो इस पर क्या होगा, 1 पे 3 0, 1 2 3 0, तो ये हो जाएगा इसका मान। और हम लोगों ने अगर आपको ऐसे पूछे कि मिलीमीटर को मीटर में बदले या फिर सेंटीमीटर में बदले, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग को मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना होगा, तो देखिए 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर है, 10⁻−3। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/1000। तो हो गया, ये 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर mm। तो ऐसे ही करके बदल देना है। ऐसे ही आप लोग उल्टा करें, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदले, तो ये इस पे 2 -2 है, इस पे -3 है, यानी कि ये छोटा है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 10। ऐसे ही आप लोग निकाल लेंगे। ऐसे ये मैथ का सवाल है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिटेल कर दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये सब हो गए मात्रक, 10 की घात हो गए। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट मात्रक, जैसे हम लोगों ने देखा था कि हम इसके बाद ही देखेंगे। जैसे हमने देखा था कि पाउंड में भी मापा जाता है दूरी को, ठीक है। दूरी को हम लोग किलोग्राम में भी किलोमीटर में भी मापते हैं, या मीटर में भी मापते हैं। फिर हम लोग दूरी को और भी होता है, जैसे दूरी का मात्रा कुछ होता है, जैसे पार्सेक होता है, और एक मात्रक होता है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से मापा जाता है, वार्षिक 1 साल में कितना जा रहा है, तो वो सब हम लोग मापते हैं, यानी कि इसको प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं। तो ये सब का क्या है, सब देख लेते हैं। अभी सवाल आते हैं, क्योंकि अगर एक बार तो ऐसे बीपीएससी में सवाल आया है कि इसमें से दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ था प्रकाश वर्ष। तो जो अगर आपको लगेगा प्रकाश वर्ष है, यानी कि तो समय होना चाहिए, वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन ये दूरी का ही मात्रक है। तो एक एक मात्रक को देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं, फिर उसको देखते हैं। आप लोग इसको ऐसे ही लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दूरी जो होता है उसमें कितने प्रकार के मात्रक होते हैं। दूरी, तो दूरी को सबसे पहले तो हम लोग किलोमीटर में माप लेते हैं, यानी कि पहला तो मीटर में है, तो मीटर वाला तो हम लोग ने देख लिया 10 का घात।
अगर पूछे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो आप लोगों को पता ही होगा 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इसमें और जैसे होता है दूसरा एक होता है इसमें मील, आप लोगों ने अगर सुना होगा इसमें मील के बारे में, गांव में मील का भी प्रयोग होता है। तो 1 मील में अगर पूछे कि कितना किलोमीटर होता है तो वो होता है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। इसका यूज होता है ज़्यादातर। एक होता है नॉट्रिक मील, ये जो होता है नॉट्रिक मील ये समुंदर में दूरी इसी से मापा जाता है और इसका जो होता है वो 1.8 किलोमीटर होता है 1 नॉटिक मील में, ठीक है। दूसरा हम लोग इसको जैसे हम लोगों ने देखा था FPS पद्धति, तो उसमें फुट जो देखा था, तो 1 फुट वाला देख लीजिए, 1 फुट में कितना होता है 12 इंच, और बात करें 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसमें क्या है। एक बार UPSC में ऐसा ही सवाल आया था कि कोई एक व्यक्ति है जो 6 फुट का है, ठीक है, उसको आप लोगों को नैनोमीटर में करना है। तो आप लोगों को तो लग रहा है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे बनाएं। हम अभी आपके सामने इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए कैसे इसको हम लोग बनाना है। हम बस आप लोगों को एक हिंट दे देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 6 फुट को हम लोग पहले इंच में बदलेंगे, तो 6 × 12 72 इंच हो गया, ठीक है, 72 इंच। और 72 इंच को फिर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, 72 × 2.54, तो जो इतना आएगा 72 × 2.54, ये जितना होगा ये हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने बताया था कि ये होता है 10⁻⁻2 और नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ तो फिर ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे इसमें। तो ऐसे ही करके निकाल जाता है। सेंटीमीटर को हम लोग इसको पहले मीटर में बदल लेंगे, अगर हम लोग को आसान करना है तो मीटर में बदलने क्या करेंगे हम लोग, इसमें 100 का भाग दे देंगे तो फिर मीटर में हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम नैनोमीटर 10⁻⁹ कर लेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉट्रिक मील, फुट इंच वाला हो गया। अगर मान लीजिए पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, तो वो होता है 0.39 इंच। तो एक ये हो गया दूरी का मापने का। और दूरी का मापने का और होता है, अगर ये तो कम दूरी मापने के लिए हो गया, जैसे सेंटीमीटर हो गया बहुत कम दूरी का, नैनोमीटर उससे भी कम। नैनोमीटर तो हम लोग देख नहीं सकते, ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे कैसे नैनोमीटर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कुछ ऐसे आपको कपड़े बन जाएंगे या कुछ ऐसे कवर बन जाएंगे जिस पे कोई धूल ही नहीं जाएगा, जीवन भर आप पहनते रहिए, कभी गंदा नहीं होगा, तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ये हो गया, ये तो कम दूरी का हो गया। लेकिन ज़्यादा दूरी मान लीजिए यहाँ से ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी और सूर्य की दूरी, तो इसको बोला जाता है एक AU बोला जाता है, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या मापते हैं कि बहुत ज़्यादा दूरी तक का हम लोग इसे मापते हैं। जैसे अगर आपको मापना हो कि सूर्य से मार्स की कितनी दूरी है, पृथ्वी से मार्स की कितनी दूरी है, तो इसको किलोमीटर और इसमें नहीं माप सकते हम, क्योंकि इसका सर्वाधिक जो है 10⁻18 तक है, 8 तक, इससे आगे तो जा नहीं सकते हैं, 100 तक है, और इससे ज़्यादा जाना होगा तो ये होता है AU। देखिए एक AU का मतलब होता है 15 करोड़ मीटर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1.495 × 10⁻11 मीटर। तो ये है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये इतना सटीक दूरी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी बढ़ते घटते रहती है। और आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो 3 जनवरी होता है उस समय पृथ्वी सबसे पास होती है, उसको अपसौर कहते हैं, फिर उपसौर होता है। जियोग्राफी में भी इसको देखेंगे, जब हम लोग जियोग्राफी अगर कभी पढ़ेंगे तो इसको, वर्ल्ड जियोग्राफी का ये पार्ट है। आप लोग बस इतना दूरी हम लोग पढ़ें तो दूरी के बारे में आप लोग देख लीजिए। इसमें एक और होता है, एक प्रकाश वर्ष, इससे और ज़्यादा दूरी को मापा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट एक वर्ष में कितना दूरी तय कर रही है लाइट, तो हम लोग इसको एक प्रकाश वर्ष में, हमने बताया था कि लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड है। ये 1 सेकेंड का स्पीड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर बस 1 सेकंड में जा रही है। लेकिन और 1 वर्ष में कितना जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर मीटर, ठीक है। तो ये होगा एक प्रकाश वर्ष का। इसमें एक और आता है पारसेक।
पारसेक क्या होता है कि जो खगोलीय जो इकाई होती है या जो सूर्य होता है या जो भी ब्रह्मांड में होता है वो 1 डिग्री का कोण बनाती है 1 पारसेक में, ठीक है। फिर उसके बाद 1 डिग्री और आगे बढ़ जाएगी, तो इसको हम लोग पारसेक मापते हैं। और इसका माप जो होता है वो होता है 3 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। और अगर हम लोग इसको प्रकाश वर्ष में निकालें तो ये होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। तो इसमें ये सब नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि दूरी का इसमें से कौन कौन सा मात्रक है। तो पहला हो गया प्रकाश वर्ष, पारसेक, सेंटीमीटर, फुट, मील, नाइट्रिक मील, आपको पता ही है, यही सी दोनों में ज़्यादा पूछता है। और अगर प्रकाश वर्ष पूछे तो लाइट जो है वो 1 वर्ष में कितना दूरी तय करेगी। 1 वर्ष तो हो गया, 1 सेकंड में जब इतना दूरी तय कर रही है, मिनट फिर सेकंड। अभी समय वाले में हम लोग मिनट, सेकंड, वर्ष इसको भी देख लेंगे, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार कंप्लीट तो कर ही लेंगे। तो ये हो गया दूरी का जितना मात्रक हो सकता है। इसके बाद हम लोग द्रव्यमान का मात्रक देख लेते हैं। द्रव्यमान में जो पाउंड हमने देखा था, पाउंड, केजी, ओंस, ये सब में मापा जाता है। इसको भी देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं फिर। तो द्रव्यमान या भार जो भी कहें उसको माप लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो हम लोग को ये पता है 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। आप लोग सामान लाते होंगे तो जानते होंगे। लेकिन बात करें 1 पाउंड में कितना होता है, 1 पाउंड जो केक मिलता है, हम लोग ऐसे 400 ग्राम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली होता है 453 ग्राम, ठीक है। बात करें 1 औंस में भी मापा जाता है, तो ये होता है 28 ग्राम, ठीक है। एक जो पेट्रोल या डीजल आता है उसको हम लोग मापते हैं बैरल में। तो 1 बैरल बराबर 159 लीटर, या फिर इसको हम लोग 42 यूएस गैलन भी बोलते हैं। यूएस वाले जो होते हैं वो गैलन में मापते हैं, और जो ऐसे जो मापा जाता है, जो हम लोग के पास तेल है, तो वो बैरल में मापा जाता है। तो ये हो गया इसका। तो द्रव्यमान में ये 3 हो गया। एक और द्रव्यमान में हम लोग लिख लेते हैं, और वो होता है, ऐसे ज़्यादातर यूज होता है, आप लोग भी इसका यूज किए होंगे, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल मतलब 100 केजी। और एक और होता है 1 मीट्रिक टन। इसका भी यूज होता है, इसका मतलब होता है 1000 केजी, या टन कहें या मीट्रिक टन कहें। इसका यूज होता है सरकार खदान की बारे में जब जो लिखती है तो इसी मीट्रिक टन से ही लिखती है। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गति का। गति कैसे मापा जाता है। तो गति का मापने का एक तो हो गया लाइट, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसमें ज़्यादातर गति मापा जाता है वो होता है मैक का होता है 332 किलोमीटर 332 मीटर पर सेकंड। ये होता है मैक का स्पीड। जो मैक होता है वो ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल वाले हम लोग देखेंगे, ध्वनि की चाल हमेशा बदलते रहता है, हर चीज़ में बदलते रहता है। मैक एक्चुअली जो होता है वो ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि का चाल हर जगह समान नहीं होता है, हर जगह 332 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये हर जगह बदलते रहता है। ये हम लोग ध्वनि वाले में देखे थे, हमने बताया था तरंग वाले क्लास में कि तरंग, जब हमने सिलेबस को डिफाइन किया था उसमें बताया था कि एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग और दूसरा होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में हम लोग 2 पार्ट में बांटा था इसको, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। और अनुदैर्घ्य वाले हमने बताया था कि यहाँ पर हम लोग ध्वनि पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे। ये दोनों अलग अलग चैप्टर होता है, लेकिन हम लोग इसको साथ ही पढ़ेंगे ताकि हम लोग को समझ विकसित हो सके कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों को कैसे पढ़ते हैं। तो वहीं पर हम लोग देखें ध्वनि की चाल। ऐसे जो ध्वनि की चाल जो निर्वात जो होता है उसमें यही होता है। तो हम लोग इसको मैक में, अगर पूछे कि मैक में किसकी गणना होती है, ध्वनि की चाल की, तो इसको भी 3 प्रकार से देखिए बांटा जाता है। एक होता है जैसे इसको मतलब जो ध्वनि की चाल होती है उसको सोनिक बोलते हैं, ये इसको सोनिक बोलते हैं। तो एक होता है सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। इसमें क्या होता है कि जब एक मैक हो, यहाँ पर देखिए एक मैक अगर देखिए जो मैक होता है, मतलब ये जो मैक जो होता है वो जो रॉकेट वगैरह जो बनते हैं या जो मिसाइल बनते हैं, ये जो मिसाइल जाते हैं या रॉकेट जो भी बनते हैं,
रॉकेट का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिसाइल जो भी बनते हैं, मिसाइल भी का भी ऐसे ही बनाया जाता है। तो जो भी बनते हैं उनको जो गति मापा जाता है वो इसी में मापा जाता है। या कोई जो प्लेन बनते हैं या फाइटर जेट बनते हैं तो उनको मैक में ही मापा जाता है। अगर उसकी गति अगर 332 मीटर पर सेकेंड है तो उसको बोलेंगे हम लोग सोनिक गति है उसकी। अगर इससे कम है 1 मैक से तो उसको बोलेंगे सब सोनिक। 1 मैक से और 5 मैक तक, ठीक है, 1 से 5 मैक तक अगर किसी की गति है कोई भी फाइटर जेट या मिसाइल की, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक। और 5 से अगर आगे हो तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक। भारत के पास अभी हाइपरसोनिक मिसाइल कोई नहीं है, हालांकि भारत विकसित कर रहा है। 5 सुपरसोनिक में है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सब तो डिफेंस टेक्नोलॉजी क्लास में होता है। तो ये सब हो गया सुपरसोनिक। ये हो गया हमारा गति के बारे में। बात करें अगर समय जो हमने किया था, तो समय को तो पहले हम लोग सेकंड में मापते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर सेकंड को हम लोग मिनट में करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। बात करें 1 घंटा में तो 60 मिनट और इंटू 60 सेकंड। हम लोग इसको सेकंड में करें तो 1 घंटा में हो जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही करके आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं कि 24 एक दिन में कितना सेकंड होगा, तो 3600 इंटू 24 कर देंगे, फिर निकल जाएगा। तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो समय का ये हो गया मात्रक। समय का एक और मात्रक होता है जिसको बोला जाता है चंद्रमास। जो चंद्रमा पर जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। जो चंद्रमा जो होता है उसको पूरा अब देखिए, चंद्रमा का क्या होता है, चंद्रमा का ये सिस्टम है कि जैसे पृथ्वी जो है वो एक दिन में पूरा अपना चक्कर लगा लेता है, लेकिन चंद्रमा को पूरा एक दिन में चक्कर लगाने में 28 दिन लगता है। और पृथ्वी का भी चक्कर लगाने में उसको 28 दिन ही लगता है। तो जितना दिन उसको पृथ्वी के चक्कर में लगाने में लगता है तो वहीं चंद्रमास बोला जाता है। इसको बोला जाता है 4 सप्ताह से इसको बांटते हैं। इसीलिए जो सप्ताह होता है, जो हफ्ता होता है, उसको 7-7 दिन का चंद्रमा के चलते ही रखा जाता है, इसी अनुसार। तो ये हो गया। और जो सौर्य मास है, जो चंद्रमास है वो 28 दिन का होगा, क्योंकि 28 दिन पूरा चक्कर लगा लेता है। और सौर्य मास जो होता है, जो सूर्य का जो मास होता है महीना, वो कितना दिन का होता है, एक 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है। फरवरी में 30 दिन, 31 दिन, जब लीप ईयर होता है तो 29 दिन का होता है, 366 दिन, ठीक है। तो ये हो गया समय का। बात करें दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब वाले में भी देख लेंगे इसको, पास्कल या बार में इसको मापते हैं, ठीक है। अगर बात करें 1 बार की तो होता है 10 के पावर 5 पास्कल। ये इंपॉर्टेंट नहीं, अभी हम लोग इसको, ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ रहे हैं। अभी इसको जब हम लोग करेंगे तो काफ़ी डिटेल में करेंगे जब दाब पढ़ेंगे। दाब हमने बताया था यांत्रिकी में हम लोगों को पढ़ना है दाब। और ऊर्जा भी हम लोग वहीं कर लेंगे, ऊर्जा का भी देख लीजिए क्या होता है। दाब हो गया, ऊर्जा का भी एक अलग से देख लेते हैं। ऊर्जा को हम लोग 2 प्रकार से मापते हैं, एक तो हॉर्स पावर में मापते हैं और जूल प्रति सेकंड में मापते हैं। तो वाट में भी मापते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। आप लोग बस इतना याद कर लीजिए, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। इसको कैसे हम लोग जूल में या मेगावाट में, किलोवाट आवर में मापते हैं, तो वो हम लोग उस ऊर्जा वाले क्लास में देख लेंगे। वहीं पर देखेंगे जो मीटर हम लोग का, जो मीटर में जो काउंट होता है, और जो हम लोग का बिजली बिल आता है, हम लोग देखते हैं कि 1 यूनिट बिजली बिल आ गया। तो 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है 1000 किलोवाट आवर। अगर आप जब 1000 किलोवाट चलाते हैं, जैसे आपका जो बल्ब आता है वो 100 वाट का होता है, ठीक है। और 100 वाट को बल्ब अगर आप 10 आवर चलाते हैं, ठीक है, तो होगा फिर 1 यूनिट, यानी कि हो जाए 1000 वाट पर आवर। तो ये 1 यूनिट होता है। तो ऐसे मापा जाता है ऊर्जा को। तो ये सब हो गया मापने का। तो ये हो गया हमारा मात्रक हो गया। दूरी और लंबाई जितना करना था हमने कर लिया। और हम लोग कुछ देख रहे थे, मात्रक देख रहे थे। इससे भी सवाल आते हैं मात्रक क्या होता है। किसी भी मतलब जैसे कुछ लिखा रहेगा, विद्युत धारा लिखा रहेगा तो उसका मात्रक पूछेगा तो उसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे हमने तो अभी तक 7 तो देख लिया है ऐसा ही मात्रक में, और हम लोग अन्य जो मात्रक है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मात्रक 7 मात्रक हम लोगों ने देख लिया है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत वाला देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो होता है ये कन्फ्यूजिंग होता है। पहला होता है विद्युत शक्ति का मात्रक, ठीक है। विद्युत बल का मात्रक 2 हो गया। फिर विद्युत आवेश का मात्रक, और एक हो गया विद्युत धारा का मात्रक। और बात करें तो इसमें होता है विद्युत विभव का मात्रक। सब में विद्युत लगा हुआ है,
ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आता है, इसलिए हमने इसको सब जगह लिख दिया। और एक विद्युत में भी होता है प्रतिरोध, ठीक है। हम लोग एक एक का मात्रा को लिख लेते हैं। जैसे जहाँ भी शक्ति हो या विद्युत शक्ति तो इसको हम लोग वाट में मापेंगे। अगर विद्युत बल हो तो न्यूटन में, बल वाला सारा न्यूटन में मापा जाता है। अगर विद्युत आवेश हो तो इसको हम लोग कूलाम में मापते हैं, ठीक है। अगर बात करें विद्युत विभव की तो इसको हम लोग वोल्ट, ठीक है, वोल्ट में मापते हैं, या फिर इसी को विभवांतर भी बोला जाता है। और एक और होता है विद्युत धारिता, जिसको हम लोग फैराडे में मापते हैं। बात करें विद्युत धारा की तो हम लोगों ने देख लिया था, इसको एम्पियर में मापते हैं। और बात करें प्रतिरोध की तो इसको ओम में मापते हैं। तो आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, ओम, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये सब आप लोग ऐसे ही उतार लीजिए और इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा। ये सब सारा फैक्चुअल चीज़ है। अभी ये सब एक बार और आएगा, अभी तो मान लीजिए ठीक है, ये आपको समझने के लिए। अभी जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे तो सब चीज़ पढ़ेंगे। विद्युत विभव के जरिए हमने बताया था कि एक और टॉपिक था जिसमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत विभव क्या है, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत बल, शक्ति, सारा हम वहाँ पढ़ेंगे, सबको अच्छे से पढ़ेंगे। और कुछ मात्रा ले लेते हैं, जैसे होता है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। आवृत्ति क्या होता है वहाँ पे देख लेंगे। जैसे कोई अगर वेवलेंथ है तो 1 सेकंड में वो कितना दूर चल रहा है पढ़ेंगे हम लोग। दोलन वाले में इसको देख लेंगे। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम कहते हैं। तरंग दैर्घ्य ही होता है, इसकी दूरी को एंगस्ट्रम, वेवलेंथ बोला जाता है, लैम्डा से इसको लिखा जाता है। बात करें कार्य ऊर्जा का, जूल, ठीक है, ये हो गया। उष्मा का तो कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी पर मीटर होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी कैलोरी होता है, या थर्म में भी मापते हैं, ठीक है, उसमें भी हो गया। बल का तो न्यूटन आप लोगों को पता ही है, अभी लिखा है हमने। यहाँ पे भी बल है, बल का न्यूटन ही होगा हमेशा। और एक और कौन सा हो जाएगा, दाब, दाब का हमने भी लिखा था पास्कल, तो पास्कल। तो ये हमारा मात्रक हो गया, ये इतना मात्रक है। और भी मात्रक अभी आएंगे जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लास में, और नया नया जब टॉपिक चालू करेंगे तो फिर आएगा। क्योंकि हम लोग इसके बाद अब पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी, और यांत्रिकी हमने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तो बस फैक्चुअल टॉपिक है। ये सब तो हो गया सारा टॉपिक। देखिए हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हमने शुरू में जो सिलेबस लिखा था उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हम लोगों ने क्या बताया था, भौतिक राशि। भौतिक राशि में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया आप लोग देख लीजिए यहीं पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें किया था, भौतिक राशि में इसका प्रकार देखा था भौतिक राशि का, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें किया था एसआई मात्रक। उससे पहले हम लोगों ने बीच में देखा था मात्रक और विमा देखा। एसआई मात्रक हम लोग कर लिए। फिर एसआई मात्रक के बाद हम लोगों ने क्या किया था, 10 की घात कर लिया इसमें। और 10 की घात के बाद हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो मात्रक थे, कई प्रकार के मात्रक को हम लोगों ने एक साथ कर लिया। और इसमें एक और टॉपिक जो बच गया था वो था मापन यंत्र, वो अभी बाकी है, तो हम लोग उसको अभी कर लेते हैं। मापन यंत्र, ये भी फैक्ट ही है। तो हम लोग कुछ मापक यंत्र का हम लोग नाम लिख लेते हैं और उसका आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले होता है रडार, रडार या सोनार। तो रडार का क्या काम होता है कि ये वस्तु की स्थिति पता करता है। सोनार का भी यही काम है, वस्तु की स्थिति पता करना ही, वस्तु की स्थिति। बस अंतर ये है कि ये हवा में पता करता है और ये पानी में पता करता है सोनार। दोनों, ये रेडियो वेव करता है, ये माइक्रोवेव भेजता है, और नीचे जो ज़मीन में होता है उससे टकरा के आता है उसको पता करता है। टेक्नोलॉजी वाले क्लास में भी देख लेंगे, या इसमें भी आगे हम लोग तरंग वाले क्लास में भी इसका देख लेंगे। बात करें एक और होता है फायदोमीटर। फायदोमीटर समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। ओडोमीटर, ओडोमीटर, ओडोमीटर जो हम लोग जो बाइक वगैरह चलाते हैं उसमें जो मीटर लगा होता है उसी को ओडोमीटर बोला जाता है। तो अगर इसको बात करते हैं, ये पहियों की गति को पता करता है ओडोमीटर, ठीक है। एक होता है नॉट, वो जहाज़ में दूरी पता करता है। बात करें क्रोनो, ऐसा ही होता है, ठीक है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता पता करता है। अगर हृदय की गति पता करें तो कार्डियोग्राम।
ये सब आप लोग फैक्ट लिख लीजिएगा कहीं से, हम जितना याद है उतना आपको लिखवा देते हैं। कार्डियोग्राम हो जाएगा हृदय गति, रक्तदाब स्फिग्नोमीटर रक्तदाब। देखिए ये हो गया हृदय गति, कार्डियोग्राम, स्फिग्नोमीटर, रक्तदाब। और आगे लिख ले तो स्टेथोस्कोप होता है एक, स्टेथोस्कोप। इससे हम लोग हृदय का जो ध्वनि, हृदय से जो ध्वनि निकलता है, जो नहीं वो डॉक्टर लेके आपको चेक करता है, वो यही होता है। एक होता है पॉलीग्राफ, उससे झूठ पकड़ा जाता है। हाइड्रोमीटर होता है, तरल का घनत्व तो पता करते हैं। हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता पता करते हैं। जो भी जिसमें भी देखिए हाइग्रो ये सब जहाँ होगा वो तरल के लिए ही होगा, उसके लिए ही हाइग्रो का होता है। एक होता है क्यूसेक, इसको देख लीजिए, इससे सवाल भी आते हैं। क्यूसेक इसमें होता है जो नदियों का जल को पता किया जाता है। इस एक भाग ले लिया जाता है यहाँ पे और इसका जल पता करके फिर पूरा नदी का जल का पता कर लेते हैं। अल्टीमीटर मतलब एल्टीट्यूड से बटा है एल्टीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई को एल्टीट्यूड बोला जाता है। एनीमोमीटर होता है वायु गति के लिए। मैनोमीटर होता है गैसों का दाब के लिए। गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत धारा के लिए। अमीटर होता है विद्युत के लिए। और वोल्ट मीटर होता है, हमें बताया था वोल्ट देखिए किसका है, विभव का है, तो विभवांतर हो जाएगा वोल्ट मीटर का। एक लक्सी मीटर होता है प्रकाश तीव्रता का। तो इतना होगा, इतना बहुत हो गया, इससे बाहर कोई नहीं मीटर पूछेगा। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया पूरा लेक्चर, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग कल से एक टॉपिक तो हमने भौतिक राशियाँ कंप्लीट कर ली और साथ में हम लोग परिचय भी देख लिए इसमें। अब हम लोग कल से यांत्रिकी स्टार्ट करेंगे और यांत्रिकी का हमने सिलेबस लिखा हुआ है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सिलेबस है डिटेल में। और इसी प्रकार से हमने भी ये वाला पूरा वीडियो सिलेबस के हिसाब से चले, उस वीडियो में हम लोग सिलेबस के अनुसार नहीं चलेंगे। पहले गति करेंगे, फिर बल करेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण करेंगे, फिर कार्य ऊर्जा शक्ति करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पदार्थ का जो यांत्रिक गुण होता है वो देख लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग पूरा यांत्रिकी भी ख़त्म करेंगे। यांत्रिकी बहुत बड़ा चैप्टर होगा, ये तो बस केवल फैक्चुअल चैप्टर था। असली समझना यहाँ पर होता है यांत्रिकी में। और भौतिक राशि हम लोग ने जितना पढ़ा है वो काफ़ी है। आप लोग अगर कोई भी अगर आपके पास अगर बुक हो तो आप उससे क्वेश्चन बनाइएगा, या प्रीवियस ईयर का बुक हो या फिर जो भी क्वेश्चन बैंक हो उससे क्वेश्चन बनाइएगा। आपके 99% क्वेश्चन सभी यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ का भी 90% तक क्वेश्चन आपको बस इतने नोट से मिल जाएंगे। जितना हमने आज लिखवा दिया उतना काफ़ी है।